ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 2027 को अपना लास्ट अटेम्प्ट ही मान रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस भी है कि ये एग्जाम अब किसी भी हालत में क्लियर करना ही है और कोई चारा नहीं है। अब हमेशा ध्यान देना कि इन सब्जेक्ट के कई सारे क्वेश्चंस अब प्रीलिम्स में आने लगे हैं। एक्चुअल में ये तो सिर्फ तुम्हें एक पड़ाव पार करने का डेट है। एक्चुअल लड़ाई जो है ना वो स्टार्ट होगी तुम्हारी 20 अगस्त 2027 से, जब तुम अपना मेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे। ऑप्शनल के मॉक टेस्ट पूरे कंप्लीट होने चाहिए। जितना भी तुम टेस्ट लगा के अपने प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑप्शनल मस्ट बी डन। जब भी तुम प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारा ऑप्शनल हो चुका है। एक आखिरी बात कि तुम्हें PYQs देखना ही देखना है उसको पढ़ने से पहले, और दूसरा जब भी वो खत्म हो जाए तो तुमको कुछ ना कुछ मॉक पेपर्स लगाने ही लगाने हैं। 23 मई 2027 मुझे इस वीडियो के माध्यम से ना तुम्हें ये दिन याद दिलाना था और ये बताना था कि इसमें बहुत कम ही दिन बचे हैं। अब ये तुम बोलोगे तो बहुत बड़ा नंबर है सर, अभी बताता हूं। और सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 2027 को अपना लास्ट अटेम्प्ट ही मान रहे हैं। उनको कॉन्फिडेंस भी है कि ये एग्जाम अब किसी भी हालत में क्लियर करना ही है और कोई चारा नहीं है। बाकी सारे लोग जो कि नॉन सीरियस हैं या फिर किसी दूसरे ईयर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। और कमजोर दिल वाले जो कि अपने आप को रियलिटी से थोड़ा परे रखना चाहते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही हार्श क्रूवल रियलिटी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं, ये सोचते हुए, ये बताते हुए कि शायद तुम्हें ये बात अगर आज पता चल जाए तो तुम अपने इन दिनों को सुधार लोगे। इसके लिए तुम्हें आगे चल के पछताना ना पड़े। तो ये वीडियो सीरियसली उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है। मुद्दा क्या होगा इस वीडियो का कि हमें अपने बेस्ट टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि इस एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो, और इसके लिए हमें एक कॉन्क्रीट शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि तुम्हें जब अपना शेड्यूल बनाना हो तो तुम्हें किन किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हम कई बार छोड़ देते हैं, जिससे कि बिल्कुल एंड में जाते जाते हमें बहुत सारी चीजें बाद में याद आती हैं। वो सारी चीजें ना हो। और तीसरी बात ये कि एक रफ प्लान मैं तुम्हें बना के दे रहा हूं। अब ऑब्वियसली वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे मैं खुद बिलीव नहीं करता हूं, तो इस प्लान को ब्लाइंडली तुम्हें फॉलो नहीं करना है। इसमें तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा बैटलफील्ड है, और तुम्हें खुद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता है। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस पूरे थीम को। सबसे पहले तुम समझना कि इस पूरे वीडियो में, इस पूरे प्रिपरेशन में हम लोग को लगभग 279 डेज जो मिल रहे हैं, इसको जरा हम लोग बाइफरकेट करके क्यों नहीं देख लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर हमारा ये पहला, दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, तो उसके हिसाब से हम अपने 60 से लेकर 80 डेज जो भी होंगे, ये हम बिल्कुल लास्ट प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स के रिवीजन के लिए रखना चाहेंगे, और हम इसमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल तय है। जिसका तीसरा अटेम्प्ट होगा शायद वो 60 डेज दे, और जिसका पहला अटेम्प्ट होगा वो चाहेगा 80 डेज के आसपास देने का। तो लगभग 80 दिन जाने के बाद हमारे पास 200 दिन बचेंगे, जहां पर हमें सच में अपने इस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब इस एग्जाम की तैयारी करने पर भी तुमको पता है कि ये जो कंप्लीट यूपीएससी है, अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास में ये कुछ चंक्स में डिवाइड होगा। जैसे कि एक होगा तुम्हारे लिए मेंस की तैयारी, और इसी में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो प्रीलिम्स के ओरिएंटेशन में भी आएंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस में आएंगे, और कुछ अदर्स में आएंगे। इन तीन कैटेगरीज को अगर हम क्लियरली डिफाइन कर लें तो मेरा मतलब क्या है समझाने का, वो भी मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। इससे हमारा ओवरऑल सब्जेक्ट का लिमिटेशन या फिर जो कैटेगरीज है वो मैंने यहां पर तुम्हारे सामने मेंशन कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा और डिटेल में चर्चा करें, बस मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी हमारा एक गुरु पूर्णिमा ऑफर चल रहा है, तो तुम इसमें अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए डेफिनेटली ये सारे बैचेस, हमारे प्रहार, संकल्प और इंग्लिश मीडियम में ये सृजन बैच और प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है ये, और पूरा फुल फ्लेजेड मेंटोरशिप वगैरह है। तो ये सारे फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स प्लस मेंस के टेस्ट सीरीज प्लस मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम्स को तुम लोग एक बार देख सकते हो। तो अब यहां पर तुम्हें मैं बता देता हूं, देखो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि प्री प्लस मेंस फोकस्ड होते हैं, ये हमारे बेस बिल्डिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें तुम्हारे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर वगैरह स्पेसिफिकली आते हैं जब हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली देखना चाहते हैं।
अब देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर कॉन्क्रीटली मेंस फोकस्ड, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें, या फिर बहुत रेयरली तुमको प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उनमें से इंडियन सोसाइटी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब हमेशा ध्यान देना कि इन सब्जेक्ट के कई सारे क्वेश्चंस अब प्रीलिम्स में आने लगे हैं। ये बात है, अब ये जो थिन मार्जिन था, लेकिन अगर ये पैटर्न तुम्हारा प्रिपेयर रहेगा तो ही प्रीलिम्स में वो सारे एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन आ रहे प्रीलिम्स में वो तुम क्लियर कर पाओगे। अब तुम इस बात को समझना कि ये कंप्लीट करना तुम्हारे लिए सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए फिलहाल अभी के लिए। अभी मैं उस पर भी आऊंगा, फिर मैं तुम्हें कैटेगराइजेशन बताता हूं। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स विच आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, और ये स्पेशल अटेंशन मांगते हैं हमारी, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। हो सकता है सीसेट इसमें से एक ऑप्शनल है, हो सकता है तुम मैथ्स बैकग्राउंड के बड़े तगड़े सीसेट के धुरंधर होगे तो शायद यहां पर कम टाइम दोगे। अदरवाइज ये सारे जो भी हमारे टॉपिक्स हैं ना, जिसमें ऑप्शनल पेपर्स, करंट अफेयर्स, ऐसे, और साथ ही साथ तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्डिंग में कोई बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, तुम कैसे किसी चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपने थॉट्स एंड व्यूज को प्रेजेंट करते हो, लिख के, बोल के, बता के, एक्ट करके, वो सब चीजें तुम्हारी पर्सनालिटी का मैटर है। तो इसको भी धीरे धीरे तुम्हें बिल्ड करना है। ये मेंस के बाद इंटरव्यू में एकदम से नहीं बनता है, तो इसीलिए इस पर भी ग्रेजुअली काम करते रहना, और इनफैक्ट जितना नॉलेज तुम गेन करते जाओगे ये अपने आप बिल्ड भी होता जाता है। तो ओवरऑल हम इतने कैटेगरीज की बात करते हैं, और इसके अलावा देयर आर सर्टेन प्रीलिम्स फोकस्ड, कुछ प्रीलिम्स फोकस्ड ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें पढ़ना पड़ता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं इनको। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस थोड़े थोड़े हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर कोई आए हैं इधर बीच तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज तो हमें देखने को मिला है कि भारतीय न्याय संहिता हो, बीएनएसएस हो या बीएसए हो, इन सब से भी यूपीएससी बहुत मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज हमारे पास कौन है, इनके भी कुछ कुछ पैरामीटर्स में देखने हैं, और साथ ही साथ मैपिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। प्रीलिम्स में जब हम फोकस कर रहे हैं तो मैं यहां पर बस दो सब्जेक्ट्स और मेंशन, या फिर एक ही बार में मेंशन कर देता हूं। इसका नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, तो ये भी अपना एक पोर्शन हो जाएगा यहां पर। तो ओवरऑल अगर तुम देख रहे हो ना, तो 25-26 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास। अब इसी बारे में मुझे तुम्हें बात बतानी है, अब समझो इस बात को। अब हम लोग आ चुके हैं इस पैटर्न पर जहां पर हमारे पास में मेंस प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, कुछ मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट, कुछ अदर्स हैं, और कुछ है हमारे पास में प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट। अब तुम समझो कि इसको कैसे डील करना है। द फर्स्ट प्रायोरिटी, जो सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें फिलहाल अभी के लिए देनी है, वो है मेंस को। अब इस मेंस के साथ साथ तुम्हें अपने अदर्स वाले सब्जेक्ट को भी काउंट करना है। सीसेट चाहो तो बस यहां से थोड़ी देर के लिए हटा सकते हो। मेंस के और इस पूरे प्रिपरेशन में तुमको एट मैक्स टाइम जो देना चाहिए वो है तुम्हारा, मान के चलो, जनवरी तक का टाइम। तो अभी अगर मैं काउंट करके बताऊं तुम्हारे पास में, तो अभी तुम्हारे पास में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, लगभग जो तुम्हारे पास में ओवरऑल अगर मैं बात बताऊं, तो अगर तुम्हारे पास ओवरऑल टाइमलाइंस होंगे तो इसमें तुम्हें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे प्रीलिम्स के भी जो तुम्हारे अभी भी नॉट कवर्ड होंगे, ये भी ध्यान रखना। तो तुम इनको तभी रिवाइज कर पाओगे जब तुम इनको पढ़ चुके होगे, तो यहां पर भी तुम्हें टाइम देने की जरूरत है। और ये प्रीलिम्स का पोर्शन और कुछ मेंस और प्रीलिम्स के पोर्शंस जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यहां पर भी ऐसे कुछ टॉपिक्स आएंगे जो तुम्हारे कवर्ड अभी भी नहीं है। इन सब चीजों के लिए तुम्हें सबसे पहले उठाना है अपना मेंस वाला पोर्शन। अगर तुम ऑलरेडी इस एग्जाम में पढ़ चुके हो, सारी चीजें कवर कर चुके हो, या फिर एटलीस्ट ऊपर से तुम्हारी प्रिपरेशन डन है, अब तुम इस बार सीरियसली देने जा रहे हो, तो तुम सबसे पहले ये मेंस वाले कंटेंट को उठाओ और इसको लगभग अपने लिए अक्टूबर, लगभग इस अक्टूबर मंथ तक के पीरियड के, अक्टूबर एंड तक, मतलब कि तुम इसमें टोटल मिला के अगर देना चाहो तो तुम 90 डेज के बारे में बात कर सकते हो। 90 डेज इज द अटमोस्ट लिमिट ऑफ दिस। तो 90 डेज तुम्हारे मेंस के टॉपिक आएंगे और इसमें तुम्हें कंप्लीट करना है अपने ये सारे सब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे तुम्हारे लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, और ये यूजुअली हम छोड़ देते हैं, हर बार छोड़ देते हैं। लेकिन इनका फायदा ना सिर्फ मेंस में होता है बल्कि प्रीलिम्स में भी होता है। तुम्हें पता है कि आज के टाइम पर एग्रीकल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, और इवन इस बार तो अब एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर भी क्वेश्चंस बनने लगे हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के भी क्वेश्चन आते हैं। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं जिस पर यूपीएससी सवाल पूछती है। तो ओवरऑल मैं सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूं कि इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, यू आर एनी हाउ प्रिपेयरिंग फॉर
प्रीलिम्स एज वेल। तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन अब होनी चाहिए। तो अगले 90 दिन तुम इस मेंस फोकस सब्जेक्ट पर ओरिएंट कर सकते हो। अब तुम्हारा स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से तुम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहते हो तुम देख लो। लेकिन तुम देख सकते हो कि 9 चीजें हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं, और उनमें से एक पूरा फुल फ्लेजेड पेपर भी है। इस फुल फ्लेजेड पेपर के होने की वजह से तुम्हें इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मुश्किल से तुम इसमें 20 दिन अगर लगाते हो, तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ 6 से 7 दिन मिलेंगे। 6 से 7 दिन ही मिलेंगे। और इंश्योर करना कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर दिस 90 डेज, तो तुम्हारे पास में सारे के सारे PYQs जितने भी आए हैं वो सब सॉल्व होने चाहिए। तुम इनके थीम्स को अच्छे तरीके से एनालाइज कर चुके होने चाहिए। इनके लिए 1 पेजर नोट्स जितने बनाने हैं तुमको अपने मेंस के लिए, वो भी तैयार हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो मैंने यहां पर एक और डेट मेंशन किया है। एक तो हम लोग जजमेंट डे बोलते ही हैं, प्रीलिम्स का है, लेकिन अगर हम इस डेट को टारगेट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये डेट हमारा छिप जाता है। मेरे इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में ये तो सिर्फ तुम्हें एक पड़ाव पार करने का डेट है। एक्चुअल लड़ाई जो है ना वो स्टार्ट होगी तुम्हारी 20 अगस्त 2027 से, जब तुम अपना मेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे। यहीं से वो नंबर जुड़ना स्टार्ट होता है जो कि तुम्हारे इस पूरे यूपीएससी की प्रिपरेशन में रैंक देता है। और याद रखना, जिसका टारगेट ये वाला डेट होता है ना, वो हमेशा इन वाले लोगों से आगे रहता है, क्योंकि उसको इस बात का डर ही नहीं है कि उसका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। उसका टारगेट ही मेंस है कि भाई इस बार मेंस लिखना है, एनी हाउ लिखना है, लिखेंगे ही। और इसके लिए प्रीलिम्स तो सिर्फ एक क्लियरिंग एटीट्यूड बन जाता है हमारे लिए। और इसीलिए तुम समझना अब इस बात को कि व्हेनेवर यू आर फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स, वन पार्ट ऑफ योर मेंस पोर्शन इज कंप्लीटली डन। अब इसके साथ साथ तुम्हारा कुछ ऐसा पोर्शन आता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से अगर मैं तुम्हें बात करूं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा ऑप्शनल, और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है करंट अफेयर। जब भी हम करंट अफेयर की बात करते हैं, बाय एंड ऑफ दिस कंप्लीट प्रिपरेशन तुम आराम से अपने आप को प्रिपेयर करो कम से कम पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर से। अगर 1.5 साल कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो मैं तुम्हें और क्लियर कर देता हूं। तुम्हें लगभग जनवरी 2026 से तुम्हारे सारे करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट डन होने चाहिए। अब जब भी तुम इसकी बात करते हो और जब भी तुम ऑप्शनल की बात करते हो, दिस इज समथिंग विच हैज टू बी डेल्ट ऑन अ डेली बेसिस। अब मैं तुम्हें एक डेली प्रोग्राम भी समझाता हूं। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम डेली बेसिस पर 9 से 10 आवर्स की स्टडी करोगे ही। और ये जब भी मैं 9 से 10 आवर्स की स्टडी की बात कर रहा हूं तो ये हमेशा और हमेशा सेल्फ स्टडी होगी, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी होगी। इसमें तुम्हारा जितने क्लासेस लेते हो, जितना दूसरों से पढ़ते हो, वो इंक्लूडेड नहीं है। ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है, इतना चाहिए ही चाहिए। अब इसमें तुम हमेशा याद रखना कि कम से कम अगले 6 महीने के लिए लगभग 180 डेज तुम मान के चलो। इस 180 डेज में तुम क्या करोगे? अपने 2 से 3 घंटे डेली बेसिस पर क्या दोगे? तुम अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को दोगे। और ये मेक श्योर करोगे कि तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट डेली की बात हो रही है, इतना घंटा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करने के लिए। व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी चैप्टर ऑफ ऑप्शनल या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, तो हमेशा याद रखना बिना PYQs के अगर पढ़ रहे हो तो तुम वैसे ही इस एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद सेलेक्ट होने का प्लान बना रहे हो। तुम स्मार्ट हो ही नहीं फिर तो, क्योंकि तुमको ये PYQs गाइड कर देते कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते ही नहीं है, क्यों पढ़ रहे हो? या कम पढ़ो ना, आधे घंटे में निपटा डालो। जिससे आते हैं उसमें तुम 3 घंटे लगा दो, 4 घंटे लगा दो, चलेगा। लेकिन जिससे नहीं आ रहे उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा PYQs के बिना रेफरेंस के अगर तुम पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हारा वेस्ट हो रहा है बहुत सारा मेहनत। उसको संभाल के रखो, टाइम बचा के रखो। दूसरी बात, जब ये तुम्हारा 2-3 घंटे रोज ले जा रहा है, इसी में एक और चीज जो मैंने तुम्हें बताया था वो है तुम्हारा करंट अफेयर्स। अब देखो, करंट अफेयर्स अगर मैं मान के चलूं कि तुम पिछले, अभी से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो पिछले लगभग 8 महीने या 7 महीने के करंट अफेयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर 7 महीने में अगर हम हर महीने 100 पेजेस भी पढ़ते तो 700 पेज तो वैसे ही हो गए। अब तुम इस बात को समझो कि अगर 1 घंटे में तुम 7 पेज भी पढ़ते हो तो अल्टीमेटली तुमको 100 दिन लग जाएंगे। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगले 6 महीने की जो बात है, उस 6 महीने में अब तुम्हारे और भी बहुत सारे करंट अफेयर जुड़ जाएंगे। मतलब कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो पूरा का पूरा इस दिसंबर के अंत तक तुम्हारे पास लगभग 1200 पेजेस होंगे। और इस 1200 पेजेस को तुम्हें निपटाना है, या जनवरी तक की बात करूं, तुम्हें निपटाना है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। तो 6 महीने में तुम्हारे पास ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो तुम्हें कम से कम अपना 1 घंटा तो देना पड़ेगा। किसमें? सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के रिवीजन में देना पड़ेगा। अभी करंट अफेयर की बात नहीं चल रही है, जो तुम्हें करंटली अभी उस दिन वाले करंट अफेयर्स की बात नहीं चल रही है। तो तुम्हारा 1 घंटा इसमें चला जाएगा। और कोशिश करो, अगर ये 1 घंटे को तुम थोड़ा सा डिवाइड करके, थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करके तुम इसको एनी हाउ 30 मिनट्स तक क्रॉस कर सकते हो
30 मिनट तक तुम हमेशा जनवरी का मैगजीन उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से। हर दिन कम से कम तुम 5 से 6 पेज पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद तुम करंट अफेयर रिवीजन के बाद तुम अपना करंट अफेयर भी तो करोगे। ये करंट अफेयर भी तुम्हारा 1 घंटे के आसपास लेके जाएगा ही जाएगा रोज के रोज। तो तुम 1 सवा घंटे 1.5 घंटे तुम डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ रहे होगे और 2 से 3 घंटे तुम सिर्फ अपने ऑप्शनल को दे रहे होगे। तुम्हारा आराम से 4 साढ़े 4 घंटे का टाइम गया। 50% ऑफ योर टाइम, इसीलिए मैंने बोला ना स्पेशल अटेंशन सब्जेक्ट्स हैं ये सब। ये 50% का टाइम तुम्हारा गया। अब तुम सिर्फ और सिर्फ 4.5 घंटे के या फिर 5.5 घंटे के, 4.5 से लेकर 5.5 घंटे के बीच में अब तुम्हें पढ़ना है बस। और इसी दौरान तुम्हें बाकी सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। अब तुम सोचो कि 4.5 से 5.5 घंटे मिल रहे हैं तुम्हें, और हर एक सब्जेक्ट जो तुम अभी मेंस वाले सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसमें अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ या तो 2 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली उठा के 2-2 घंटे की शिफ्ट में पढ़ डालो, 2 से 2.5 घंटे की शिफ्ट में पढ़ डालो, और नहीं तो फिर तुम एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे भी तुम्हारा पैटर्न हो उस हिसाब से बनाओ, बट तुम लिमिटेड टाइम फ्रेम में इसको अक्टूबर तक डन करो। अब ये अक्टूबर तक डन हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्टिन्यूअसली तुम्हारा ऑप्शनल और तुम्हारा करंट अफेयर चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम इस मेंस के प्रिपरेशन को रिप्लेस करो, और रिप्लेस करो तुम सीधे पहुंच जाओ मेंस और प्रीलिम्स के पोर्शन पर। मतलब कि अक्टूबर के बाद तुम्हारा जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगला 3 मंथ है, अगला 3 मंथ, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो तुम्हारा अगला लगभग 1 या फिर अगला जो तुम्हारा 80 डेज होगा अप्रोक्सीमेटली, इस 80 डेज में तुम अपने पूरे मेंस प्लस प्रीलिम्स की बात हो रही है। और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। और जब भी मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यू जस्ट नीड नॉट टू प्रिपेयर इट फॉर योर प्रीलिम्स बट ऑल्सो फॉर योर मेंस। तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारा PYQs का एनालिसिस, और उसके बेसिस पर तुम्हारा ये पैटर्न पकड़कर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस करते हुए, दोनों के PYQs को सॉल्व करते हुए तुम्हें इस 80 दिन में इन सब्जेक्ट्स को निपटाने के लिए बहुत दम लगेगा, बहुत दम लगेगा। इनफैक्ट तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर तुम्हारा ये वाला पोर्शन तैयार है तो तुम इसको 90 दिन के बजाय काट के तुम अगर कर सकते हो तो इसको 70 डेज में करो। मैंने 90 डेज सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा था क्योंकि कई बार हम इन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट्स को आज तक कभी पढ़ के बैठे ही नहीं होते, ये हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं, शायद इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर तुम इसमें सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू कि तुम इसमें 70 डेज लेके अब अपना 80 का जगह 100 डेज तुम लगाओ इन सब्जेक्ट्स पर, और उसके बेसिस पर तुम प्रीलिम्स प्लस मेंस कर लो डेली बेसिस। बहुत बहुत सिंपल और सॉर्टेड है ये। अब उसके बाद तुम पहुंच चुके हो जनवरी के मंथ में। जनवरी के मंथ में तुम पहुंचने के बाद तुम्हारा मई में पेपर है, और यू आर स्टिल लेफ्ट विथ लाइक अ कंप्लीट मंथ ऑफ फरवरी, और मार्च अप्रैल में 4 महीने अभी भी बचे हैं तुम्हारे पास। अब अगर 4 महीने तुम्हारे पास और भी बचे हैं तो नाउ व्हाट यू कैन डू। अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास में देखो, वैसे तो तुम मार्च अप्रैल और मई, मार्च अप्रैल में तुम भूल जाओ क्योंकि तुम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहे होगे। अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फेब बचा हुआ है। फेब जो बचा हुआ है उसको तुम डिवोट कर सकते हो कुछ चीजों में। फरवरी में तुम अपने ऑप्शनल के मॉक टेस्ट को डन करो। ऑप्शनल के मॉक टेस्ट पूरे कंप्लीट होने चाहिए। जितना भी तुम टेस्ट लगा के अपने प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑप्शनल मस्ट बी डन। जब भी तुम प्रीलिम्स लिखने जा रहे हो, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि तुम्हारा ऑप्शनल हो चुका है। अगर इवन तुम बोलो कि अगर तुम्हारे इन सब्जेक्ट्स में से थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स एक आधे छूट भी जाए तो भी चलेगा, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट पूरा तैयार होना ही चाहिए। ये एक मतलब समझ लो प्री रिक्विजिट है प्रीलिम्स देने का। अब इसके बाद तुम जब प्रीलिम्स फोकस सब्जेक्ट की बात करते हो तो अब ये सारे सब्जेक्ट्स हो सकता है कि तुम इसको बिल्कुल एंड में करना चाहो, वो जो 80 दिन है, तो इसीलिए इसके लिए बॉदर मत हो, ये तुम्हारा बिल्कुल मिल जाएगा। और तुम्हारे पास अब बचता है एसए, सीसैट और बहुत सारे इन पोर्शंस में जो भी तुम्हारे बचे हुए रहेंगे। तो तुम्हारे लिए अभी भी बेटा लगभग 1 महीना है या फिर 20 दिन के आसपास का तुम्हारे पास में क्या बचा रहेगा, बफर बचा रहेगा। और ये मान के चलना कि ये बफर तुम्हारे लिए एक वरदान ही होगा। तुम्हारे सारे सब्जेक्ट जहां पर भी तुम्हें वीक लगते हैं तुम उन पोर्शंस को कंप्लीट करो। तो अब तुम्हारे पास में मेंस प्लस प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीटली डन है, मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट डन है, और तुम्हारा ऑप्शनल और करंट अफेयर भी साइमल्टेनियसली डेली बेसिस पर चल रहा है। अब तुम्हारा सिर्फ प्रीलिम्स फोकस सब्जेक्ट बाकी है। अब तुम्हारा आता है मार्च का महीना। मार्च के महीने में तुम आराम से लगो, और मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने में तुम जबरदस्त कम से कम 3 से 4 बार अपने रिवीजन पर फोकस करो। प्रीलिम्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की निगाहों से देखो, और उसके बाद रिवीजन करने के बाद ये जो 3 महीने हैं तुम डिवाइड करो कि पहले 3 महीने मतलब लगभग 80 दिन 90 दिन है,
इन 80-90 दिन में पहले 40 दिन जो होंगे तुम्हारे, वो फर्स्ट रिवीजन का टाइम होगा। सेकंड रिवीजन का टाइम अगले 20 दिन में होगा। थर्ड रिवीजन का टाइम अगले 10 दिन में होगा। तुम्हारे 70 दिन जा चुके हैं, अब सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। इसमें तुम अपने फोर्थ और फाइनल रिवीजन के साथ साथ उन सभी चीजों को पढ़ते हो जो कि तुम भूल सकते हो। उनमें सबसे ज्यादा पोर्शंस आते हैं मैपिंग के, आते हैं कुछ इन छोटे छोटे टॉपिक्स के आ सकते हैं जिनसे एक दो क्वेश्चंस लगते हैं। तो इस तरीके से तुम अपना पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेशन को डन करोगे। अब व्हेन दिस इज डन, हम यहां तक की बात ही नहीं करें, इसके बियॉन्ड बात करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम इस बार अपना प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हो एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ अगेन 88 से 90 डेज। प्रीलिम्स तक आते आते और प्रीलिम्स देने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन वेस्ट जाता है तुम्हारा। कोशिश करो कि वो एक ही दिन जाए और उसके बाद तुम अगेन स्टार्ट कर दो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम्हारा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है। तुम्हारे पास बचेंगे लगभग अब 85 डेज के आसपास, चलो मैं मान के चलता हूं। इस 85 डेज में अगेन वही काम करो कि तुम्हारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को तुम तुरंत के तुरंत फिक्स कर दो अपने लिए कि इसको मुझे 2 से 3 घंटे रोज देने ही हैं। 2 से 3 आवर्स इसको रोज के रोज देने ही हैं। इसके साथ साथ अब तुम दूसरे तरफ आओ। इन 85 डेज में तुम बाकी के टाइम जो दे रहे हो उसमें तुम फटाफट से अपने जीएस पेपर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये वही टाइम होगा जब तुम अगर इन सभी ड्यूरेशन में कम से कम ये भी कोशिश करना बेटा कि इन सब जगहों पर कभी ना कभी महीने में कम से कम पूरे मंथ में 1 से 2 ऐसे जरूर से लिखना है। और इसकी शुरुआत तुम कब से कर सकते हो? तुम आराम से करो इसको अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इतने में तुम इन 5 महीने में कम से कम 7 से 8 ऐसे लिख लोगे। इतना ही चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। और इसके बाद अब तुम ऐसे जीएस पेपर्स की बात करते हो, ऑप्शनल हो चुका है। यहां पर ऐसे की बात करो और इसमें बहुत तगड़े तरीके से सबसे पहले जीएस पेपर 4 पर कूद जाओ। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कैसे स्कोर करते हैं वो सारी चीजें यहां पर डन करो। ऐसे को तुम स्पेशल फोकस देना स्टार्ट करो। ये 3 चीज सबसे पहले डन करो। उसके बाद जीएस पेपर 1, 2 और 3 आता है। याद रहे इसमें कुछ एक्स्ट्रा पेपर्स भी आते हैं, इंग्लिश के लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए भी तुम कम से कम अपना 5 दिन अलग से रखना। वो 5 दिन तुम्हारे जाएंगे ही जाएंगे, जिसमें वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। हिंदी इंग्लिश का वो पेपर क्लियर हो जाता है, 25% चाहिए होता है, टेंशन की बात नहीं है। अब इस तरीके से तुम अपने सारे जीएस पेपर्स को बाकी के दिनों में, अगर तुम मान लो तुम्हारे पास में इसके अलावा 7 से 8 घंटे भी बचते हैं, तो तुम फटाफट से अपने आप के सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो इन 3 जीएस पेपर्स के हिसाब से और उसको भी डन करो। तो ऐसा ही कुछ तुम्हारा थीम चलने वाला होगा और इसमें भी मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता है। तो इस 80 डेज को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस 80 डेज को भी तुम्हें कम से कम नहीं तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। ये 3 पार्ट्स होते क्या क्या हैं? इसमें तुम फॉर श्योर अपने पहली बार को 50 डेज प्लस 20 डेज और प्लस 10 डेज में डिवाइड कर सकते हो। और यहां पर इसके बाद भी तुम इन सब को खिचड़ी पकाते हुए जीएस पेपर्स में कूदते हुए, कि जीएस पेपर्स बहुत ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है। 2 दिन में 4 पेपर्स खत्म हो जाते हैं, तो तुमको समझ में नहीं आता कौन सा हिस्ट्री है, कौन सा जीएस पेपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब मिक्स होकर ही लिखते हैं। तो इसीलिए मिक्स करके ही पढ़ो, 3 रिवीजन कम से कम यहां पर भी करो। इस तरीके से अगर तुम इसको फॉलो करते हो बेटा, तब तुम कुछ कंटिन्यू कर सकते हो इस पूरे एग्जाम के लिए। अब तुम डिसाइड करो कि इसके अलावा अब तुमको किन जगहों पर ज्यादा ध्यान देना है और कैसे तुम इफेक्टिवली इस और एग्जाम को और बेहतर तरीके से देख सकते हो। याद रहे, जब भी कोई सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, बस एक आखिरी बात कि तुम्हें पीवाईक्यूज देखना ही देखना है उसको पढ़ने से पहले, और दूसरा जब भी वो खत्म हो जाए तो तुमको कुछ ना कुछ मॉक पेपर्स लगाने ही लगाने हैं। अगर ये 2 चीजें तुम्हारी डन हो जाती हैं तो यू आर गुड टू गो विद दिस। मैं अपने तरफ से तुम सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं और अभी से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि तुम सबका इस बार सिलेक्शन, जो भी इसको फॉलो कर रहा है, जो भी शिद्दत से लगा होगा, उसका सिलेक्शन होगा। और डिफरेंस कल से नहीं बनेगा, 1 तारीख से नहीं बनेगा, अगले साल से नहीं बनेगा। ये जो चेंज है ये बनेगा अभी से, आज से, तुरंत के तुरंत। अभी से अपनी सारी चीजों को छोड़ो, थोड़े दिन के लिए आइसोलेट हो जाओ, गायब हो जाओ, पढ़ो और डिटेल में इन सभी चीजों को खत्म करो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था। आई होप कि तुम्हारा अब ये पूरा शेड्यूल बहुत फिक्स होगा। और अगर तुम इस बात के लिए प्रॉमिस करते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर से कि सर आई प्रॉमिस एंड आई विल शो यू द कमेंट। आज तुम यहां कमेंट करो, छोटा सा कमेंट करो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। छोटा सा कमेंट करो कि सर आई डू, आई प्रॉमिस, सिंपल। और उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो। जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा आई लुक इनटू इट और फिर हम सब लोगों के सामने
मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस चीज को हाईलाइट करते हुए तुम्हें बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन देने के लिए खुद तुम्हारे घर आऊंगा. Don't worry about it. We'll meet soon after your selection. Thank you so much for listening it very patiently, friends. Have a nice day. Take care. Bye bye. And Jai Hind. Thank you so much.